stop using women as objects in ads, in serials. तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कम करे मीडिया, उसको एज इक्वल प्रोजेक्ट करे. अभी भी आप देखेंगे तो वही ढांचा है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, मम्मी कपड़े धो रही है, तो जितने कपड़े धोने वाली है किचन के एड्स उसमें सभी वुमेन आ रही हैं अभी भी. लड़के तो नहीं आ रहे, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. तो छोटे छोटे ये जो क्यूज है ना, ये बच्चों के मन में आ जाते हैं. और भारती, मैं हूं आज आपका होस्ट, आपका दोस्त. आज आपके सामने अकेडमी के पॉडकास्ट सीरीज में एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूं. जिस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आरती साहू, जो एक पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मैं चाहूंगा वो अपने बारे में कुछ हम सबको बताएं. हेलो वेंकटेश, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले लगभग 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एडोलेसेंट सेक्सुअल हेल्थ. तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ यंग बच्चों की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. इसके अलावा मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स भी किया है इग्नू से. एंड आई एम अ वेरी वेरी हार्डकोर फेमिनिस्ट एंड आई लव व्हाट आई डू, हीलर बाय प्रोफेशन. ओके, सो यू आर अ हार्डकोर फेमिनिस्ट. ओके ओके, सो डॉक्टर आरती, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? वेंकटेश, हीलिंग मेरा इंटरेस्ट था शुरू से. व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज आल्सो, तो सभी ने कहा कि अब तुम हीलिंग करना चाहती हो तो तुम डॉक्टर बनो. और वुमेन की प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं. और उनको अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू स्टार्ट विद द हेल्थ इश्यूज, बिकॉज वो सबका कोर है. एजुकेशन सम मे टेक, सम मे नॉट टेक, बट अच्छी हेल्थ सभी चाहते हैं. बिल्कुल. और वुमेन की हेल्थ से स्टार्ट करना मुझे लगा कि बहुत ही राइट स्टेप रहेगा. सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, काफ़ी लंबी जर्नी थी. तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए कब स्टार्ट किया, मतलब क्या प्रोसीजर आपको लगा? आई डिड माई MBBS इन 1998. उसके बाद फिर मैंने कुछ साल वर्क किया बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी क्लियर हाउ आई वॉन्टेड टू डू थिंग्स. बट देन आई रियलाइज दैट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन. तो मुझे लगा कि औरतों के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा. और मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकती थी. बिल्कुल. तो 2005 में मैंने अपना डिप्लोमा गायनी एंड ऑप्स किया. इसमें मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के लिए स्पेशलाइजेशन अपनी कंप्लीट की. देयर आफ्टर आई स्टार्टेड विद माय ओन क्लिनिक. तो मेरा अपना ही सेटअप था जिसमें मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ. तो सिटी के और आसपास के गांव के बहुत सारे पेशेंट्स आते थे. तो बहुत अच्छा एक एक्सपोजर रहा. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अब मुझे प्रैक्टिस करते हो गए हैं. तो इट्स बीन अ बिग जर्नी और मैंने बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में सीखी भी हैं. डॉक्टर्स को इतना पढ़ना पड़ता है, तो आपको भी पढ़ना पड़ा था इतना? हाँ, डॉक्टर बनना इज सिनोनिमस विद पढ़ाई करना. आप ताउम्र पढ़ते रहते हैं बिकॉज साइंस हमेशा इवॉल्व कर रही है. नई नई चीज़ें, नई नई हीलिंग मोडालिटीज़ आती रहती हैं. तो आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ता है कि साइंस में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या नई ड्रग्स आई हैं. तो हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है. तो आपको कितने साल हो गए फिलहाल प्रैक्टिस करते फिलहाल अभी तक? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स. ओके, दैट्स ह्यूज. आई नो, दैट्स ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा. ओके डॉक्टर आरती, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि एज एन गायनेकोलॉजिस्ट आपको मतलब कैसा लगता है लाइफ में, मतलब कि क्या ये करियर चूज़ करना लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है? देखो, करियर वाइज मुझे लगता है कि अगर आपका पैशन है तो आपके लिए काम करना हमेशा आसान होता है. बट गायनेकोलॉजिस्ट का जॉब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. क्योंकि एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, रात में भी डिलीवरी का पेशेंट आ सकता है. तो उसका कोई टाइम नहीं होता. तो वर्क और लाइफ को बैलेंस करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली है और आप पैशनेट है अपने काम के बारे में, तो आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ ही लेते हैं काम करने के लिए. बिल्कुल. ओके, सो एज एन लाइक यू आर मैरिड. ओके, सो डॉक्टर की लाइफ में एज एन यूर गायनेकोलॉजिस्ट, तो डॉक्टर की लाइफ में क्या स्ट्रगल होता है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस करने के लिए? देखिए, आई एम अ वुमन आल्सो एंड आई एम अ डॉक्टर आल्सो. तो एज ए वुमेन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पड़ाव एक लेडी की लाइफ में होते हैं. शादी करना, बच्चे होना, घर परिवार के साथ संबंध बना के रखना. तो स्ट्रगल तो रहता है क्योंकि टाइम का बहुत क्रंच रहता है. आपको काम को भी डेली का डेडिकेशन देना होता है. बट
फैमिली सपोर्टिव होती है तो थिंग्स बिकम इजी एंड देन वी आर गुड मैनेजर्स. डॉक्टर्स जगल कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं. हाँ जी. ओके डॉक्टर आरती, तो आप मुझे आज का ऐसे हमारा टॉपिक है सेक्सुअलिटी एजुकेशन, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा. आपके पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ है वो, कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं मेरी स्कूलिंग को आई थिंक आज से ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके होंगे वेंकटेश. जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारे वो चैप्टर्स छुड़वा दिए जाते थे. साइंस में भी आते थे तो क्योंकि उसके बारे में इतना ओपननेस नहीं था, खुल के बात नहीं की जाती थी. बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बैठ के बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में बात की. तो उससे क्या हुआ कि एक ओपन डायलॉग, एक ओपननेस का सिस्टम, एजेंडा स्टार्ट हो गया. तो जब मैं अपना व्हेन आई रीच्ड माय क्लिनिक, व्हेन आई रीच्ड बिकेम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरा भी ये था कि जो चीज़ मुझे मिली है मैं उसको आगे भी बांटूं. और जो यंग पॉपुलेशन है, अब क्या है कि ये सेक्सुअली एक्टिव तो हैं पर इनको कोई क्लाइंट्स नहीं समझता और इनके लिए हेल्थ सर्विसेज डिज़ाइन भी नहीं होती क्योंकि हमारी सोसाइटी सिर्फ मैरिड कपल्स को ही कपल्स मानती है. तो इस वजह से मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी हेल्थ सर्विसेज में कि हम इन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं कर रहे और हम इनकी सेक्सुअलिटी को भी एड्रेस नहीं कर रहे. तो सेक्स एजुकेशन हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, क्योंकि सेक्स एजुकेशन में यू जस्ट कवरिंग कि ये एनाटॉमी है, ये पार्ट्स हैं बॉडी के, इस तरह से सेक्स होता है, ये एसटीडीज हो सकती हैं, या ये आपने करना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. पर जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वो रिलेशनशिप्स में कैसे जाएगा, उसकी बॉडी इमेज क्या है, उसका सेल्फ एस्टीम क्या है, क्या स्किल्स उसके पास होने चाहिए एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए. तो वी आर नॉट जस्ट कवरिंग the topics under sex education, but the entire spectrum of relationships also. It's like a book, and sex education is just a part of that. Just a chapter, yes. Very well said. Okay, that's good. So, Dr. Aarti, like sexuality education में relationship का क्या रोल रहता है, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, sexuality education अगर मैं हम लाइफ को देखें तो हमारा वर्क और हमारे रिलेशनशिप्स ही वो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं या तकलीफ देते हैं. और अनफॉर्चुनेटली शादी इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, बट शादी या रिलेशनशिप्स के लिए कोई प्रॉपर एजुकेशन या स्किल सेट हम अपने बच्चों को इम्पार्ट नहीं करते. अधिकतर बच्चे वो सीखते हैं जो अपने घरों में होता देखते हैं. और इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छे पेरेंट्स एज अ कपल रोल मॉडल्स नहीं हैं. तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? अनलेस एंड अनटिल वी गिव देम अ कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड, वी टीच देम द स्किल सेट्स कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, हमें वो स्किल्स उनको सिखा रहे हैं. आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी नीड्स को रिलेशनशिप में, कैसे बताएंगे कि ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती, हाउ टू से अ नो, कहाँ पे आप अपना कंसेंट देंगे, कहाँ पे आप अपना कंसेंट विड्रॉ करेंगे. ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टॉट एंड ये चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा. आजकल की जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जो सोच है उसमें तब्दीली तो हुई है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो चीज़ वाकई में हुई है या सिर्फ एक मिथ ही है? 50-50 कहूँगी मैं इसको. काफ़ी हद तक पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, बट कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी बदलने का जो रेट है उसमें फ़र्क है. मेट्रोपॉलिटन्स में, सिटीज़ में जहाँ पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, जहाँ उनको खुद को एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो वो अपनी जितनी या अपने से थोड़ी अधिक अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं. पर जहाँ पे स्मॉलर सिटीज़, विलेजेस, जहाँ अभी भी सोसाइटी बहुत क्लोज्ड है, तो वहाँ बच्चों को ना तो एक्सपोजर दिया जाता है ना ही कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है. तो आई थिंक पेरेंट्स आर ओपनिंग अप, बट वो एक मैं ये कहूँ कि सभी एक ही रेट से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है. बिल्कुल, थोड़ा स्लो भी है और थोड़ा डाइवर्स भी है. लेकिन चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सेक्स एजुकेशन है पर्टिकुलर टॉपिक, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है? देखो, एक पर्पस हमारा जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन देने का है वो ये है कि हर यंग एडल्ट डिजर्व करता है एक सेटिस्फाइंग, एक सेफ,
एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप। और वो उसको जिम्मेदारी से तभी निभा सकेगा जब आप उसको एजुकेशन देंगे उसके बारे में। अब क्या होता है कि 13-14 की एज पे सेक्सुअल अवेयरनेस तो आ जाती है, प्यूबर्टी सेट इन हो जाती है, बट अगर आप हमारा सिस्टम देखें तो शादी होते होते 25 से 26 साल का एक एवरेज टाइम लग जाता है। इतने टाइम में बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी कैसे मैनेज करेगा जी। अगर हम उसको एजुकेट ही नहीं करेंगे तो वो इतनी सारी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बहुत रॉन्गली यूज करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज दैट एनर्जी ऑल्सो। Added to that, mental maturity comes very late in life, around 25-26 as I said. तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले पाएगा अगर हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे तो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। जैसे कि आजकल भी, आज के टाइम में भी माना जाता है कि लड़कियां अपनी मम्मी या पापा से नहीं बताती कि उनको पीरियड्स हो गए हैं। तो इसके लिए आपको लगता है कि अभी भी ये हम बहुत पीछे ही हैं टाइम में या आगे आ चुके हैं? मुझे लगता है कि हमारा ना थोड़ा कल्चरल भी इसमें रहेगा जी। कि जिसको हम नारी सुलभ लज्जा कहते हैं या संकोच कहते हैं, थोड़ा सा वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। बट आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क सोसाइटी में आया है। आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो कोई ऐड आती थी तो मम्मी पापा हमें दाएं बाएं कर दिया करते थे, चाहे कॉन्डोम्स की ऐड थी, चाहे वो सैनिटरी टॉवल्स की ऐड हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे बैठते हैं, देखते हैं, सवाल भी पूछते हैं और पेरेंट्स उनको कई बार ओपनली जवाब भी देते हैं। तो लाइक पहले रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अभी भी मैंने कई जगह पे देखा है कि पूजा नहीं करने दिया जाता। तो ये आपके देखिए इसमें साइंस और जो हमारा रिलीजन है जी, कुछ चीज़ें मिक्सअप हैं। रिलीजन में कुछ चीज़ें साइंटिफिक हैं पर उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया गया। जैसे पूजा में ना बैठना, पूजा जनरली कोई बड़ी पूजा होती थी तो लंबी होती थी पूजा, उसमें आपको ज़मीन पे बैठना होता था। तो ये जो चीज़ें बनाई गई थी वो ये था कि इतना लंबे समय के लिए डिस्कम्फर्ट ना हो लेडी को, शी शुड नॉट फील अनकम्फर्टेबल। बट हमने उसको एक तरह का सुपरस्टिशन बना दिया और मिथ में कन्वर्ट कर दिया। किसी रीजन से बनाया गया था, प्रथा में कन्वर्ट कर दिया। उसको हम डॉक्टर आरती, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन को इम्पार्ट कैसे कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में? देखिए ऐसा है, कोई भी लर्निंग अगर हमने लाइफ में करनी है ना तो उसके दो मेथड्स हैं, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। तो सबसे पहले पैसिव लर्निंग में बच्चे वो सीखते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं या अपने एडल्ट सीनियर्स को करता देखते हैं या जो टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को करता हुआ देखते हैं। तो वहाँ से जो भी हमें क्यूज़ मिलते हैं वो सारी पैसिव लर्निंग है। उसके अलावा ना चाहते हुए भी मीडिया से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ खराब। और हमारे रिलीजन, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर भी कुछ क्यूज़ देता है इस एजुकेशन के बारे में। बट व्हाट इज़ बेस्ट इज़ कि हम जो आजकल हमारा लेटेस्ट रिकमेंडेशन है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, हम उस पर काम करें। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन बिलीव करता है कि एक करिकुलम हो जिसमें साइंटिफिक कंप्लीट नॉलेज दी जाए बच्चों को, और ये एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो मतलब एक 3 से 5 साल के बच्चे को कुछ और एजुकेशन मिलेगी, उसी पे हम फिर एक्सपैंड करेंगे जब वो बच्चा बड़ा होगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके सिमिलर एजुकेशन दी जाएगी, ताकि पीयर ग्रुप में कोई भी ऐसा उनको ये ना रहे कि बच्चों से कुछ आपस में उल्टा सीधा सीखने को मिल रहा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन स्पेशली अगर वो इनबिल्ट हो स्कूल के करिकुलम में, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। मैं पूछना चाहूँगा कि जो पोर्नोग्राफी होती है क्या वो इस चीज़ पे एक गलत इम्पैक्ट डालती है? पोर्नोग्राफी अगर मैं देखूँ, अगर वो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट। क्योंकि आप देखेंगे पोर्नोग्राफी में जिस तरह के सेक्सुअल एक्ट्स दिखाए जाते हैं वो रियलिटी से बहुत अलग होते हैं। बहुत सस्टेन्ड आधा घंटे का वीडियो है, द मेल इज़ परफॉर्मिंग फॉर हाफ एन आवर, तो बॉय के ऊपर वो परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है कि शायद आधा घंटे तक सेक्सुअल एक्ट को सस्टेन करना होता है। इसी तरह उन वीडियोज़ में आप देखेंगे तो वुमेन इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और उसकी कोई डिग्निटी नहीं छोड़ी जाती, कोई रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी जाती। तो as an initial source of information, it is mostly incorrect and it gives you a very wrong impression. तो उनके young minds पे बहुत ही अलग तरह की छाप पड़ जाती है, जो कि आगे चल के उनकी मैरिटल लाइफ्स को भी अफेक्ट कर सकती है। बट
अगर हम बात करना चाहें अपने किंग्स को एक्सप्लोर करने की या अपनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने की, तो स्काई इज द लिमिट. यू कैन स्पाइस अप योर लाइफ. पोर्नोग्राफी गिव्स यू अ लॉट टू इमेजिन. तो ये दो धारी तलवार है. यस, कोई इसको अच्छे से लेना चाहे तो अच्छा है. अगर आपका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेक्सुअलिटी इज गुड, then it can add flavor to your bedroom life. But if this is your primary source of information, जैसे कि बहुत सारे young adults के केस में होता है, then I feel it is not a very good impact. Okay, getting it. Okay. So, Dr. Aarti, like हमें या यंग जनरेशन को किस एज में इस सब चीज़ की नॉलेज जानी चाहिए? देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, तो हम बात करते हैं एज अप्रोप्रिएट. जी. एज अप्रोप्रिएट से अगर मैं देखूँ तो पहला टीचर, पहला गुरु घर में ही पेरेंट्स होते हैं बच्चे के. हम छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं. बेटा, दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपकी नोज़ी कहाँ है, आपकी आईज कहाँ है. जब बच्चे घर में होते हैं, किड्स आर नेचुरली क्यूरियस. वो देखेगा कि मेरा तो नीचे का सुसु अलग से है, बहन का अलग से दिख रहा है, और वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं. तो हमारी एज पेरेंट्स ड्यूटी बनती है कि उस समय हम उन क्वेश्चंस का बहुत ऑनेस्टली, बहुत कंप्लीटली, नॉन जजमेंटल ढंग से उनको जवाब दें. अगर हम उस समय कल्चर बना देते कि हाय ये क्वेश्चन नहीं पूछना, ये गलत बात होती है, छी होता है, तो फिर बच्चे के मन में वो सारी जिंदगी के लिए एक धारणा रह जाती है. तो अगर आप एज की बात करें, इट बिगिंस राइट फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग द आउटसाइड वर्ल्ड. क्योंकि बच्चे क्यूरियस हैं, बच्चे सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करेंगे, बचपन से बता देना. बिल्कुल. तो आपको बिल्कुल क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. अब 3 to 5 का बच्चा, टॉडलर, छोटा सा स्कूल जाने लगता है, वी कैन टीच देम अबाउट गुड टच, बैड टच, एक्सपैंड ऑन द बॉडी पार्ट्स. आप हर बॉडी पार्ट का फंक्शन बता सकते हैं. तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा किस एज ग्रुप में है, क्या चीज़ें वो अपने आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोर कर रहा है, हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मतलब बचपन से ही बता देना चाहिए सबके बारे में. और देखिए, सेक्सुअलिटी एजुकेशन का जो प्रीव्यू है वो सेक्स एजुकेशन की तरह नहीं है. मैंने आपको आपके बॉडी पार्ट्स बताए, मैंने आपको बताया कि इस तरह से एसटीडीज होती है, इस तरह सेक्सुअल एक्ट होता है, ये सेफ सेक्स होता है, मेरी इन्फॉर्मेशन खत्म. तो जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि वेंकटेश, यू आर इन अ रिलेशनशिप, तुम्हें ये स्किल सीखने चाहिए हैं. मैं एज ए मदर मेरी डॉटर को जो एजुकेशन दे रही हूँ, तो ये कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनता है, जिसमें आप खुद को भी शेप करते जा रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी शेप करते जा रहे हैं. तो इट्स अ वेरी ऑल इंक्लूसिव एंड अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सेक्सुअलिटी एजुकेशन का एक पार्ट होता है सेक्स एजुकेशन, उसके बाद रिलेशनशिप होता है. तो और कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल. देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसुअलिटी. We are talking about intimacy. और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया भी इन सारी चीज़ों को कंफ्यूज कर देती है. जिस तरह का लव टीवी सीरियल्स में या पिक्चर्स में दिखाया जाता है, दैट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट, दैट इज जस्ट द रोमांस पार्ट, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीमेसी, intimacy doesn't mean sex. Intimacy means when two people are able to connect at some level. तो connection is also a part of our सेक्सुअलिटी. फिर है सेंसुअलिटी. अब छोटा सा बच्चा भी देखेंगे, शुरू में कोई चीज़ उठाएगा और मुंह में डालेगा, फिर आप देखेंगे दूध पीते पीते अपने जेनाइटल्स को सहला रहा है बच्चा. छोटे से बच्चे को भी ये बात पता होती है कि उसकी बॉडी प्लेजर का सोर्स है. तो सेंसुअल होना हमारा एक नॉर्मल पार्ट है. बिल्कुल. इफ आई हैव सेंस ऑर्गन्स, आई एम अ सेंसुअल बीइंग. मैं क्या टच करती हूँ, क्या फैब्रिक का कपड़ा मैंने पहना है, मैं अच्छी खुशबू, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, लाइट्स हैं, these are all part of a sensual experience. तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन सब चीज़ों को भी एम्ब्रेस करती है और एक्सप्लोर करती है. इसके अलावा आपकी बॉडी इमेज, हाउ यू फील अबाउट योर बॉडी. अब क्या होता है, यंग एडल्ट्स में एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, वॉइस चेंज होनी शुरू हुई, तो आवाज़ फटने लग गई, लड़कों की दाढ़ी मुँह आने लग गई, गर्ल्स की ब्रेस्ट आने लग गई. ऑल दीज चेंजेस, द बॉडी इज इन सच अ डायनामिक कंडीशन. तो अगर हम उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि अपनी बॉडी को लेके उनको थोड़ी शर्म या किसी चीज़ को लेके हीन भावना महसूस होनी शुरू हो जाती है. तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन सभी टॉपिक्स को एम्ब्रेस करती है. इसके अलावा जब हम बात करते थे सेक्स एजुकेशन के अकेले की, तो सेफ सेक्स का मतलब था अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचें और इन्फेक्शन से, एसटीडीज, HIV से बचें.
Now when I am talking of safe sex, I am talking of safe sex emotionally also. कि आप डोमेस्टिक सेक्सुअल वायलेंस से बचें, मैरिटल रेप से बचें, नॉन कंसेंशुअल सेक्स से बचें, डेट रेप से बचें. तो सेफ सेक्स का मतलब केवल सेफ्टी इन प्रेगनेंसी या सेफ्टी फ्रॉम इन्फेक्शंस नहीं है. सेफ सेक्स का मतलब है कि आप उस तरह की प्रैक्टिसेस में, उस तरह के समय में इंडल्ज कर रहे हैं जब आप कंफर्टेबल और सेफ महसूस कर रहे हैं. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन में कवर करते हैं. तो उसका स्कोप काफ़ी बड़ा है. क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है? सोसाइटी अभी तो हमारी सेक्स एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं करती. कुछ जगह पे आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन्स में द सोसाइटी इज़ वेरी ओपन, बट छोटे शहरों में अभी भी सोसाइटी इज़ वेरी क्लोज एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी टैबू इन नेचर. तो कोई उनको खुल के डिस्कस नहीं करता. बट बहुत ज़रूरी है कि ओपन डायलॉग रखा जाए ताकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बच्चे फेस करते हैं और फिर किसी की तरफ मुड़ के वो देख नहीं सकते, वो सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएं. ओके. जो हमारे सोसाइटी का मैरिज कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से लाइक यू डोंट नो एनीबॉडी लाइक, तो हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं और लव मैरिज की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ये एक छोटा सा रोल प्ले करता है, इन गुड इम्पैक्ट डालता है या बैड इम्पैक्ट डालता है? देखिए हमारा कल्चर अभी भी इस तरह का है कि सेक्सुअलिटी इज प्रैक्टिस्ड once you get married. This is the mindset of the society. Yeah. But the fact is that young children are getting sexually active much before their marriage time. तो सोसाइटी क्या मानती है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है. इसीलिए सेक्सुअलिटी एजुकेशन की ज़रूरत है. राइट. तो ये दोनों तरह से वर्क करती है. पेरेंट्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा कि उनके बच्चे सेक्सुअल बीइंग्स हैं और उनकी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है. और बच्चों को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि हर समय हर फॉर्म में सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना राइट और सेफ नहीं है. राइट. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी इन अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग. और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन सब एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है कि व्हाट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, आपको अपने सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, चाहे वो प्रेगनेंसीज हैं, चाहे वो इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हैं, वो सब टॉपिक्स सेक्सुअलिटी एजुकेशन के अंडर कवर होते हैं. ओके ऑडियंस. ओके आरती, मैं जानना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी में रेप्स जो हो रहे हैं, उसका इससे कोई क्या कनेक्शन, क्या किस तरीके से आपके पर्सपेक्टिव में, वो जानना चाहता हूँ. देखिए मेरी ऑडियंस भी शायद वही जानना चाहती है. सेक्सुअल वायलेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है. और रेप्स जब हम बात करते हैं तो जो विक्टिम होता है रेप का, उसके साथ भी बहुत सारी इश्यूज डेवलप हो रही होती हैं. पहले तो मैं बात करूँगी कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन किस तरह हेल्प करेगी प्रिवेंट करने के लिए. सबसे ज़्यादा रेप्स मैरिटल रेप्स हैं शादी के बाद. और मैरिटल रेप्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो शादी में, हाँ जी, सामने ही नहीं आते. और जो शादी के ढांचे में जो पावर इक्वेशन है वो इस तरह से है कि औरत के हाथ में बहुत कम पावर है, इवन इन द बेडरूम. यहाँ तक कि उसको अपने हस्बैंड को किसी भी चीज़ के लिए नो तक कहने की इजाज़त नहीं है. तो ऐसे क्यों? ऐसा माइंडसेट है सोसाइटी का उसका, क्योंकि उनको जब लगता है कहीं प्रेम की भावना ही नहीं है तो उसको आप एक सोसाइटी का थप्पा लगा के कैसे जी सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे. देखिए सोसाइटी किस तरह वर्क करती है जी, और किस तरह वर्क करनी चाहिए है, दोनों में बहुत फ़र्क है. बिल्कुल. मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे तौर पे इकोनॉमिक, सोशल रीजंस की वजह से चल रही है और ट्रांजैक्शनल इन नेचर है. आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे अभी भी ऐसा है कि आदमी विल बी द ब्रेड विनर, वो घर में पैसा कमा के लाएगा, और जो औरत है वो टेबल पर अपनी सेक्सुअलिटी लेकर आ रही है जिसमें उसकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है. तो जब आपका ढांचा ही ट्रांजैक्शनल है तो प्रेम की बात करना, सद्भाव की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये तो भेड़ चाल है. एंड वुमेन आर एट ए डिसएडवांटेज जहाँ पे इस तरह की मैरिजेस होती हैं. बट यस, जहाँ पे दो लोग एज एडल्ट्स डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों अपना जीवन एक साथ गुजारना चाहते हैं, तो वहाँ पे पावर डायनेमिक्स कपल का थोड़ा अलग रहता है. दोनों जो कपल है वो दोनों इक्वल पावर को शेयर करते हैं.
तो marital rapes are there because the woman is not having any power in the relationship. And since she is not having any power, she doesn't have the right to say no. तो जहाँ औरत नो ही नहीं कह सकती तो वहाँ तो she will be subject to sexual violence. So audience, no means no. No means no, and you have to respect a woman's no. Okay. Yes. Definitely. Okay, डॉक्टर आरती, इसके अलावा मैं जो हमारे ऑडियंस की कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा. लाइक पहला क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्स एजुकेशन. लाइक इसका पर्पस क्या है? मैंने जैसे आपसे कहा, पर्पस ये है कि हम सबका राइट है कि हम सेक्सुअली और इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स में जाएं. तो जब हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हमें टूल्स दे देता है हमारे हाथ में, जिसपे हम सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स जो कि सेफ हों और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं. तो दैट इज द पर्पस, टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल यंग सेक्सुअल एडल्ट्स हु आर हैविंग फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स. ओके, अनदर क्वेश्चन इज लाइक, why do you think the youth needs sexuality education? Like आपको क्यों लगता है कि यूथ को क्यों जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए भारतीय संविधान के अनुसार सेक्स के लिए कंसेंट की एज क्या है? 18 ईयर्स. और शादी की एज क्या बना रखी है? 21 साल. तो इसका मतलब हमारा संविधान भी ये बात को मानता है कि 18 साल के बाद सेक्स तो शुरू हो सकता है पर शादी नहीं हो सकती. तो एक आप देखिए कितनी मज़ेदार सी बात है. तो अगर इस टाइम से इस टाइम में पहुंचने के लिए मेरे पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो हाउ विल आई मेक गुड सेक्सुअल चॉइसेस? बिल्कुल. तो इसीलिए बहुत ज़रूरत है. प्लस मैंने कहा कि शारीरिक क्षमता तो पहले आ जाती है, मानसिक क्षमता को डेवलप होने में टाइम लगता है. और उसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए हमें एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. That's good. Okay. So लाइक आपके हिसाब से आने वाली टाइम में और कितना समय हमको लगेगा इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक टू डिस्कस अबाउट इट. तो आपके हिसाब से कितना टाइम और लगना चाहिए और लग सकता है? देखो, टाइमलाइन तो कह पाना मुश्किल है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल करिकुलम. इट हैज़ टू बी बिकम एंड the society has to become more open. अब हमारे पास we have gurus also, we have religious figures also who are talking about sexuality. तो धीरे धीरे हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है. हम रिलीजन के साथ सेक्सुअलिटी को बांध रहे हैं, हम स्कूल एजुकेशन के साथ बांध रहे हैं. तो जब हम ये सब करना शुरू करें तो मेरे को लगता है कि जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब हम एक इम्पैक्टफुल सेक्सुअल एजुकेशन दे पाएंगे. फॉरेन से और इंडिया में इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, फॉरेन के सबसे पहले तो सोसाइटी बहुत डिफरेंट है. उनकी सोसाइटी में बहुत तरह के रिलेशनशिप्स हैं भी और एक्सेप्टेबल भी हैं. हमारे यहाँ का जो ढांचा है मेनली मोनोगमस हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, और सेक्स को केवल तभी हम पुण्य मानते हैं जब वो मैरिज के ढांचे के अंडर हो. तो हमारा जो रिलीजियस ढांचा भी है ना, उसने एक पाप और पुण्य वाला सेक्स बना रखा है. ठीक है. तो क्योंकि सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है और एक ही तरह का सेक्सुअल प्रैक्टिस अलाउड है, तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा टू बी ओपन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी. अब आजकल आप देखेंगे सिटीज़ में जो है यंग कपल्स आर लिविंग इन टुगेदर. कहाँ सोचा था? बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचा था. डेटिंग हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो डेटिंग होता था कब होता था? मामा की शादी में गए हैं, चाचा की शादी में फलानी लड़की को वहाँ देखा, भाभी की सहेली. दिस वाज द काइंड ऑफ डेटिंग वी यूज्ड टू हैव. नाउ थिंग्स आर बिकमिंग ओपन, मोर ओपन. यस. हम लोग सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? By giving positive messages. Okay. Positive messages in all the social institutions. अपने घरों में नंबर 1, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होना है. Media has to become positive about how they are. Stop using women as objects in ads, in serials. तो objectification of women कम करे मीडिया, उसको as equal प्रोजेक्ट करे. अभी भी आप देखेंगे तो वही ढांचा है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, मम्मी कपड़े धो रही है. तो जितने कपड़े धोने वाली है किचन के एड्स, उसमें सभी वुमेन आ रही हैं. अभी भी लड़के तो नहीं आ रहे, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. तो छोटे छोटे जो क्यूज है ना, ये बच्चों के मन में आ जाते हैं. और वही एग्जैक्टली. डॉक्टर आरती, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
आपने अपनी अभी तक की लाइफ में, अभी तक जितना आपने प्रैक्टिस किया है एज एन गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपने कितने लोगों को अवेयर कर चुके हो आप इसके बारे में? मेरी क्लिनिक में आने का अपसाइड भी यही है और डाउन साइड भी यही है कि पेशेंट्स को मैं जब भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं उनको अवेयर करने की बहुत कोशिश करती हूँ. I have a lot of young girls coming to me, Venkatesh. Okay. Unmarried girls who are coming to me with unwanted pregnancies. तो ऐसे बच्चे आने में भी क्लिनिक में डरते हैं. बिल्कुल. बट मेरे पास उस समय एक बड़ा मुश्किल वाला समय होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चों के साथ ये चीज़ें चल रही हैं. तो मेरी एक दोहरी भूमिका हो जाती है. I have to be like a parent to them and I have to be a doctor to them also. अगर मैं उनको बात नहीं करूँगी, समझाऊँगी नहीं, तो वो गलती दोबारा करेंगे. बिल्कुल. Somebody has to tell them. तो awareness is one of the major things in which I believe in. मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर आरती, लाइक unwanted pregnancy और like pregnancy in the young age, और ओके यंग एज अलग चीज़ है, लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी और वांटेड प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट थिंग. लाइक हम चाहते हैं कि कुछ और, चाहते हैं नहीं हो. सो फॉर एग्जांपल जो कपल है वो चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, तो हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? इफ द कपल इज एडल्ट एंड दे थिंक कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड इज अ प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 25 years एट लीस्ट. डेफिनेटली. तो जब हमारे पास यंग बच्चे आ रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जब वो अनमैरिड होते हैं और प्रेगनेंसी अनवांटेड भी होती है और अनप्लान्ड भी होती है जी, तो जनरली वो लाइफ की उस स्टेज में होते ही नहीं है जहाँ पे वो एक थर्ड एंटिटी को सपोर्ट कर सकें. आप देखेंगे वो छोटा सा पेट तो रखने लायक होते नहीं है, और उनकी खुद की डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली होती है. बट येस, अब इफ देयर इज अ कपल हु इज financially independent and they feel that they are ready for this step in life and they have the commitment towards the child, I think they can take this step. Okay. आपने अपनी लाइफ में कभी ईव टीजिंग को फेस किया है? I think ईव टीजिंग is one phenomena जो सभी लड़कियों ने फेस किया है. Okay. Okay. अभी भी? अब तो नहीं. Okay. So आपके हिसाब से क्या स्कूल्स और कॉलेज का जो ये कॉन्सेप्ट अभी चलता है, राइट, कि यंग वंस को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इसको जान सकते हैं, तो वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं, ये कोई और सोर्स का सहारा लेते हैं या आपस में बात करते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल में एक अभी से ही इसको स्टार्ट करने देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है मैंने जैसे भी बात की कि हर एज का एक पड़ाव है जी. और उस पड़ाव पे एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को साइंटिफिकली दी जानी चाहिए जी. तो द सूनर वी स्टार्ट द बेटर इट इज. एक ना बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन देंगे तो वो सेक्सुअली बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आप बच्चों को देखिए, दे मेक स्मार्ट चॉइसेस. एक बार जिम्मेदारी की गठरी आप उनके कंधे पे रख के तो देखिए, बिल्कुल कभी भी गलत चॉइस नहीं बनाते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम शुरू से एक, जैसे मैंने बताया ना, माइंडसेट बनता है, वो बनते बनता है. जब आप बच्चों को आप कहेंगे, जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल बताती हूँ. आई हैव अ यंग डॉटर, तो मेरा शुरू से उसके लिए टेक ये था कि द सेफेस्ट सेक्स फॉर अ वुमन इज इन हर ओन बेड. क्योंकि मैं क्लिनिक में भी देखती थी, मेरे पास यंग गर्ल्स आती थी जिनके साथ डेट रेप्स हुए, वेरी कॉमन नाउअडेज. डेट पे गए और रेप हो गया. और मैं देखती थी यंग गर्ल्स के भी बॉय ने MMS बना लिया, ऐसे भी केसेस मेरी क्लिनिक में आए हैं. तो दैट इज अ एजुकेशन दैट यू हैव इंस्टिल्ड इन अ माइंड. डेट रेप्स में आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज डेट रेप्स? डेट रेप ऐसा है कि बच्चे आपस में घूमने गए और जनरली घर से बिना बताए निकलते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी डेटिंग को इतना ओपन नहीं है जी. अब वहाँ गए और इफ द बॉय फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन द गर्ल, समटाइम्स the girl is not able to say no because he is physically stronger, and most of the cases उसको लगता है कि अगर वो सेक्स नहीं देगी तो उसका बॉयफ्रेंड रूठ जाएगा या वो रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ कर देगा. तो बहुत सारे डेट रेप्स इस तरह के को पूरा करने के लिए. एग्जैक्टली. जबकि गर्ल अभी मेंटली इमोशनली इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है. पर उसको लगता है कि हाँ, मेरे को ये करना है क्योंकि सभी कर रहे हैं,
या ये मेरे से रूठ जाएगा, या यही सब कुछ है। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर आरती, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, बायोलॉजिकल सेक्स वो है जो हमारे डीएनए में कोडेड है। और अगर हम देखिए मोटे तौर पे 2 ही बायोलॉजिकल सेक्स है, मेल XY क्रोमोसोम हो जिसमें, और फीमेल जिसमें XX क्रोमोसोम हो। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बाल पहन रखे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या नाम है आपका, क्या रोल्स आप सोसाइटी में अज्यूम करते हैं, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सारे मिलके जो हैं हमारे जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जेंडर एक फ्लूइड फिनोमेना है। पहले हम कहते थे देयर इज जस्ट मेल एंड फीमेल जेंडर्स में। आजकल वुमेन और मैन के अलावा और भी बहुत सारी स्पेक्ट्रम में चीज़ें आती हैं। आप देखेंगे कोई लड़की है बड़ी टॉम बॉयज से कपड़े पहनी है, तो दैट मीन्स शी इज एक्सप्रेसिंग मोर ऑफ मैस्कुलिन इन हर जेंडर। तो जेंडर एक फ्लूइड टर्म है और सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकली दिया हुआ सेक्स है जो कि डीएनए द्वारा कोडेड है। तो दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल। ओके, तो इसके अलावा एक जो टर्म में आजकल हमारा चल रहा है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, वो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसके ऊपर भी बहुत आजकल बात हो रही है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि आप कौन से सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। सपोज एक हम नॉर्मली सोसाइटी में हम हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स देखते हैं जिसमें man is attracted towards a woman and a woman is attracted towards a man. But nowadays we are also very tolerant and accepting towards same sex couples, जिसको हम गे मैरिजेस कहते हैं, और LGBTQ कल्चर जो आजकल आ रहा है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन helps us become more tolerant to different spectrums of gender and different sexual orientations also. तो जब हम शुरू से ये चीज़ें इनकलकेट करते हैं छोटे लेवल पे, तो एक दूसरे के प्रति एक टॉलरेंस का, एक काइंडनेस का, एक कंपैशन का भाव भी आ जाता है, और जजमेंटल जो हमारा नेचर है फिर वो नहीं रह पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेक्सुअलिटी एजुकेशन जल्दी स्टार्ट करें, खास तौर पे उस फेज में जब बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी को अभी आइडेंटिफाई कर ही रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे पहले क्या होता था कि सेम सेक्स जो कपल्स होते थे वो ओपन नहीं होते थे। नाउ दैट द सोसाइटी हैज़ बिकम मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स दीज कपल्स, तो ये कपल्स भी दे कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, बाहर आके सेम सेक्स मैरिजेस भी होने लग गई हैं कुछ कल्चर्स में। तो ये सारा हमारा सेक्सुअलिटी एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि वो साइंटिफिक है और नॉन जजमेंटल इन नेचर है। So thank you guys for watching this video. और अभी डॉक्टर आरती से अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती फॉर एसोसिएटिंग विद द कैट बडी। थैंक यू सो मच वेंकटेश, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।